अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री केसीआर की तबीयत खराब होने पर हैदराबाद के गच्चीबौली स्थित एआईजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रविवार सुबह से ही उन्हें पेट में दर्द हो रहा था और परिजन उन्हें गच्चीबौली के एआईजी अस्पताल ले गए। एक विशेष चिकित्सा दल ने अस्पताल में केसीआर के लिए एंडोस्कोपी परीक्षण किया। इन परीक्षणों में पाया गया सीएम केसीआर को अल्सर हो गया है। एआईजी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक हेल्थ बुलेटिन जारी कर कहा है, सीएम केसीआर की सेहत स्थिर है और फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने बीजेपी सरकार पर ऐसा काम करने का आरोप लगाया है, देश में विपक्ष ही ना रहे। उन्होंने कहा, देश में सत्ता स्थायी नहीं है। उन्होंने ईडी और सीबीआई जैसी सरकारी एजेंसियों को अपना एजेंट बनाने के लिए भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने टिप्पणी की, तेलंगाना राज्य में बीआरएस को छोड़कर अन्य दलों के लिए कोई मौका नहीं है। तलसानी ने कहा, राज्य सरकार मंदिरों का विकास कर रही है तो भाजपा नेता भगवान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। सीएम केसीआर के कार्यालय में राज्य के मंदिरों पुनरुद्धार हुआ है। तलसानी ने खुलासा किया, राज्य सरकार को केंद्र परेशान कर रहा है। पार्टी नेता के खिलाफ ईडी द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, कविता ने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसीलिए उन्होंने बहादुरी से ईडी की जांच का सामना किया है और मुस्कुराकर सामने आई। कविता पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय की टिप्पणी देश भर की महिलाओं के लिए चिंता का विषय है। तलसानी ने विरोध जताते हुए कहा, हिंदू धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले भाजपा नेता का रवैया संस्कृति के प्रमाण है। पार्टी की रीढ़ माने जाने वाले एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के पूर्व नेता आध्यात्मिक संघ के रूप में एकजुट हुए हैं। गांधी भवन में आयोजित तीसरे आत्मीय सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण नेताओं ने शिरकत की। एनएसवीआई यूथ कांग्रेस के पूर्व नेताओं का कहना है, पार्टी को सत्ता उन्हीं नेताओं से मिलेगी जिनके पास पार्टी की ताकत के लिए काम करने वाले विभागों की पृष्ठभूमि है। पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष पोन्नाला लक्ष्मैया ने दिल्ली शराब घोटाले के दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। इससे पहले सीएम केसीआर की ईडी ने जांच की थी। उन्होंने सवाल किया, यह सच है या नहीं। उन्होंने इस बात की आलोचना की, सूचना को बाहर आने से रोका गया। केंद्रीय मंत्री के रूप में केसीआर पर चोरी के पासपोर्ट मामले और सहारा घोटाले का आरोप लगाया गया। सीपीआई राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य चांडा वेंकट रेड्डी ने कहा, भाजपा हटाओ देश बचाओ कार्यक्रम को देश भर में भाजपा की नीतियों के विरोध में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा, टीआरएस के साथ गठबंधन सीमित है और लोगों के मुद्दों पर समझौता करने की जरूरत नहीं है। चांडा वेंकट रेड्डी ने रूबरू के दौरान कहा, वे बंजर भूमि, गरीबों के लिए आवास स्थल, बेरोजगारी, मुआवजा जैसे मुद्दों पर भी राज्य सरकार पर भी निशाना साधा है। सीपीआई राज्य सचिव कुन्मनेनी सांबशिवराव ने ऐलान किया है, सीपीआई घर घर जाकर नारे के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा, वह लोगों को समझाएंगे कैसे भाजपा सरकार संविधान की भावना को ठेस पहुंचा रही है और जन विरोधी नीतियां अपना रही है। कुन्मनेनी ने मांग की है कि राज्यपाल हाल के घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीआईएसएफ 53 साल से देश की सेवा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हकीमपेट राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा अकादमी में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए अमित शाह ने कहा, देश की रक्षा करने में सीआईएसएफ कर्मियों की उपलब्धियों पर भारत को गर्व है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अमित शाह ने सीआईएसएफ पुलिस की सलामी ली। अमित शाह ने कहा, कई कर्मियों ने अपने कर्तव्य के तहत अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वह सीआईएसएफ को आवश्यक तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने में हर प्रकार का सहयोग प्रदान करेंगे। ड्रोन तकनीकी को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा, सीआईएसएफ की शुरुआत 10 मार्च 1969 को 3000 कर्मियों के साथ हुई थी और वर्तमान में 80,000 कर्मचारी है। सीआईएसएफ पुलिस की वजह से ही देश में नक्सली और आतंकियों की गतिविधियों पर काबू पाया जा सका है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, राज्यपाल तमिलिसाई और डीसीपी अंजनी कुमार शामिल हुए। गृह मंत्रालय ने तैयार की है। आज सीआईएसएफ 66 संवेदनशील और प्रमुख हवाई अड्डे, लगभग 14 प्रमुख बंदरगाह, परमाणु व अंतरिक्ष संस्थान, दिल्ली मेट्रो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और कई सारी औद्योगिक इकाइयां और खदानों की सुरक्षा का काम कर रही है। मैं ये भी निश्चित रूप से आज कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं
कि सभी सीएपीएफ में अकेला सीआईएसएफ है जिसके पास प्रभावी अग्निशमन दल और सुरक्षा अग्निशमन के क्षेत्र में हमने बहुत सारी सिद्धियां हासिल की है। मैं इसके लिए भी सीआईएसएफ के जवानों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। लगभग हर रोज 50 लाख से ज्यादा यात्रियों को, चाहे दिल्ली मेट्रो हो चाहे एयरपोर्ट हो, संवेदना से इनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हुए, विनम्रता से परंतु दृढ़ता के साथ देश की और संस्थानों की सुरक्षा को अंजाम देते हुए सीआईएसएफ हर रोज राष्ट्र की संपत्ति की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध रहता है। मित्रों, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सीआईएसएफ द्वारा एक हाइब्रिड मॉडल को भी अपनाया गया है। कई लोगों ने, कई अखबारों ने इससे एक टिप्पणी की कि सीआईएसएफ की भूमिका इससे कम होगी क्या। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे सीआईएसएफ की भूमिका बढ़ने वाली है, क्योंकि इससे निजी कंपनियों में भी जहां पर आज सीआईएसएफ की एंट्री नहीं है, वहां पर कंसल्टेंट के नाते, सलाहकार के नाते और बाद में सीआईएसएफ के बहुत सारे प्रकार से उनमें उनका उपयोग होने का रास्ता खुलता है। और आने वाले 2 दशकों में आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे नए उपकरणों से जो सुरक्षा का खतरा हुआ है, उससे प्राइवेट निजी औद्योगिक संस्थानों को भी सुरक्षा देने का काम सीआईएसएफ कर पाएगी। मित्रों, सीआईएसएफ की सकारात्मक भागीदारी के कारण ही देश का अर्थतंत्र आज यहां पर पहुंच चुका है। आज मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहता हूं, जब ये विश्व सदी की सबसे गंभीर महामारी कोरोना का मुकाबला कर रहा था, तब सीआईएसएफ ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए कई एयरपोर्टों पर, कई रेलवे स्टेशनों पर और जहां जहां एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई, वहां पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बहुत संवेदनशीलता के साथ अपने मानवीय दृष्टिकोण और संवेदनशील दृष्टिकोण का भी अनुभव कराया है। और ये करते हुए कई सीआईएसएफ के कर्मियों ने अपनी जान की बलिदान भी दी है। आज मैं इस मौके पर सीआईएसएफ की स्थापना से लेकर अब तक जितने भी सीआईएसएफ कर्मियों ने बलिदान दिया है, वो सभी को मन से श्रद्धांजलि देकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से उनके परिवार को कहना चाहता हूं कि आपके परिजनों ने जो बलिदान दिया है, उसी की नींव पर आज राष्ट्र सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हैदराबाद दौरे पर व्यंग्यात्मक पोस्टरों और फ्लेक्सियों से हड़कंप मचा रहा है। शहर में अज्ञात लोगों ने होर्डिंग लगा रखे। होर्डिंग पर वॉशिंग पाउडर निरमा वेलकम टू अमित शाह लिखा हुआ है। होर्डिंग में बीजेपी में शामिल हुए दोनों दलों के नेताओं के नाम के साथ फ्लेक्सी की व्यवस्था की गई है। फ्लेक्सी को वॉशिंग पाउडर निरमा के नाम से लॉन्च किया गया। फ्लेक्सी नामों में हिमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, शुभेंद्रु अधिकारी, सुजना चौधरी, ईश्वरप्पा और ज्योतिरादित्य सिंघानिया शामिल है। होर्डिंग्स लगाना सनसनी बन गया है। भाजपा में शामिल हो जाओगे तो निरमा की सफेदी आएगी और दाग दूर हो जाएंगे। हैदराबाद पहले से ही फार्मा, लाइफ साइंस और आईटी सेक्टर का हब बन चुका है। तेलंगाना सरकार ने नए नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की है। टी हब के जरिए कई स्टार्टअप को पाला जा रहा है। टी हब का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सरकार ने नए नवोन्मेषों को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए देश में सबसे बड़ा प्रोटोटाइप केंद्र स्थापित किया है। प्रोटोटाइपिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क स्टेशन, फिनिशिंग शॉप, लेजर कटिंग, पीसीबी, फैब्रिकेशन, पॉटरी मेकिंग, प्री कंप्लायंस मेटल शॉप जैसी उन्नत तकनीकें उपलब्ध कराई जाती है। नॉनमेशी आविष्कारों का मंच बना रही है। तेलंगाना सरकार ने टी वर्क की शुरुआत की है। फॉक्सकॉन के अध्यक्ष यांग लुई द्वारा 78,000 वर्ग फुट के टी वर्क्स भवन का निर्माण किया गया। कोई फर्क नहीं पड़ता उत्पादन के निर्माण के संबंध में कितने विचार हैं।
एक प्रोटोटाइप मशीन बनाने की कुंजी है। वस्तु का मूल शोध यही से शुरू होता है। टी-वर्क सभी आवश्यक सुविधाओं के साथ स्थापित किया गया है। एक आइडिया ही काफ़ी है। यहाँ एक प्रोटोटाइप मशीन बनाई जा सकती है। हर किसी की ज़रूरतों को अनुरूप एक प्रोटोटाइप निर्माण प्रणाली है। विनिर्माण की क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले 60 पेशेवर हैं। दरअसल टी-वर्क्स ने पिछले साल से कई इनोवेटर्स को सपोर्ट किया है। पिछले साल सरकार ने एक स्टार्टअप के साथ ड्रोन के जरिए दूरदराज के इलाकों में दवाओं की आपूर्ति का प्रोजेक्ट शुरू किया। साथ ही निजी क्षेत्र में पहला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाले टी-हब स्टार्टअप स्काईरूट ने टी-वर्क्स में इसका प्रोटोटाइप रॉकेट डिज़ाइन तैयार किया है। 5 साल पहले सरकार ने माधापुर में टी-हब के बगल में 5 एकड़ में प्रोटोटाइप सेंटर बनाने का फैसला किया। वरिष्ठ IAS अधिकारियों की एक टीम ने हाल ही में टी-वर्क्स का दौरा किया है, जबकि 78,000 वर्ग फुट में निर्माण का पहला चरण शुरू हो गया है। साथ ही अन्य राज्यों और विदेशों के प्रतिनिधियों ने भी भ्रमण किया और आविष्कारों के लिए यहां आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं की सराहना की है। भौतिक रूप से किसी वस्तु को बनाने के लिए शारीरिक श्रम के बजाय उच्च तकनीक वाली मशीनों की आवश्यकताएं होती है। ऐसी बातों का मंच है टी-वर्क्स। यहाँ FASF 3D प्रिंटिंग, SLA 3D प्रिंटिंग, लेजर कटिंग, एनग्रेविंग, CNA पाइप बेंडिंग, मेटल फैब्रिकेशन वेल्डिंग, CNC मिलिंग, टर्निंग रूटिंग, पर्यावरण तनाव परीक्षण, PCB लेआउट डिजाइन, इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण, थर्मल इमेजिंग इत्यादि 200 से अधिक मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं। देश विदेश से करोड़ों रुपए की मशीनें लाकर प्रयोगों के लिए तैयार रखी। टी-हब पहले से ही IT सेक्टर में गेम चेंजर है। अब सरकार को उम्मीद है टी-वर्क्स भी एक और कदम साबित होगा। दूसरी ओर मंत्री KTR ने कहा, सरकार IT कॉरिडोर में 18 एकड़ में टी-हब, टी-वर्क्स और इमेज टावर स्थापित करेगी। इनमें टी-हब और टी-वर्क्स को उपलब्ध कराया जाएगा और एनिमेशन, गेमिंग और मल्टीमीडिया के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए बनाए जा रहे इमेज टावर को इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा, एक स्थान पर 3 सेल स्थापित होने से ये दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन सेंटर बन जाएंगे। टी-हब 5.7 लाख वर्ग फुट, टी-वर्क्स वर्तमान में 78,000 वर्ग फुट, भविष्य में इमेज टावर में 2.5 लाख वर्ग फुट और 1.16 वर्ग फुट जगह उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा इनोवेटिव सिस्टम के लिए कुल 9 लाख वर्ग फीट से ज्यादा जगह उपलब्ध कराई जा रही है। And when actually I walked into the office one day, I was pleasantly surprised to see a prototype of an electric vehicle. So the list goes on. They've done endless things. I'm eternally grateful to all of them. But more importantly, Chairman Liu, I think I have to tell you, I said this before, I'll say it again. IT is not information technology. IT, in my mind, is India and Taiwan. And most certainly, I believe, with India being a powerhouse of software and with Taiwan doing wonders in hardware, if we can synergize, we can literally synthesize something truly beautiful for the globe. We can come out with some world-class products. That's exactly why I wanted you to launch this prototyping facility, so that we can give an impetus, we can give a call, a clarion call to the youngsters out there, that even India can come out with product innovation. Even young Indians can come out with world-class products. फॉक्सकॉन अध्यक्ष यांग लियो तेलंगाना सरकार के महत्वाकांक्षी टी-वर्क्स से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा, हैदराबाद के साथ तेलंगाना बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अगर
हम इसी गति से काम करते हैं तो हमें अगले 4 साल में दुगना राजस्व हासिल करना तय है। चेयरमैन फॉक्सकॉन ने कहा, जल्द ही टी-वर्क्स को SMT मशीन मुहैया कराई जाएगी। And as I shared my feeling on my way up here with both Sujay and KTR, is that when I arrived here on my way up to the hotel, I say to myself, "Is this India? Is this India that I know of?" I was very much impressed on my way up here. And then when I saw T-Works, that's the work Sujay has been put his effort in. सरकार ने टी-वर्क्स को देश में कुल उत्पाद नवाचार में अग्रणी होने के लिए डिजाइन किया है। रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत की चीजें इनोवेटिव बनाने का आइडिया रखने वाले अगर टी-वर्क्स में आते हैं तो उन्हें अपने आइडिया के मुताबिक चीजें बनाने का मौका दिया जाता है। इसके लिए 200 से अधिक अत्याधुनिक मशीनों के लिए अब तक 110 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार का कहना है कॉर्पोरेट संगठनों से और 40 करोड़ आने की संभावना है। उन्होंने कहा, टी-वर्क्स का पहला चरण 78,000 वर्ग फुट का है, जिसमें टी-वर्क्स विशेषज्ञ उपलब्ध होंगे और उत्पाद डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, सोर्सिंग, सामग्री और अन्य पहलुओं पर आविष्कारों की सहायता करेंगे। सिकंदराबाद छावनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष जक्कुला महेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। मल्काजगिरी संसदीय प्रभारी मर्री राजशेखर सहित बोर्ड के पूर्व सदस्य प्रभाकर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। मर्री राजशेखर रेड्डी ने कहा, महिला दिवस एक ही दिन में नहीं मनाया जाना चाहिए, बल्कि हर दिन रोज मनाया जाना चाहिए। विधायक जग्गा रेड्डी ने सीएम केसीआर को पत्र लिखकर बिना माता पिता के अनाथ बच्चों से सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए कहा है। जग्गा रेड्डी ने पत्र में कहा, वह यदाद्री गुट्टा में आवासीय विद्यालय का निर्माण करेंगे और तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आमंत्रित करेंगे और इसे खोलेंगे। साथ ही पिछले 8 जनवरी को मंत्री केटीआर के नेतृत्व में मंत्री स्तरीय उप समिति की बैठक में उन्होंने कहा, अनाथ बच्चों को स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा, देश को गौरवान्वित करने के लिए अनाथों के कल्याण के लिए कानून लाया जाएगा, लेकिन सीएम केसीआर और मंत्री केटीआर द्वारा किए गए किसी भी वादे को लागू नहीं किया गया है। जग्गा रेड्डी ने कहा, अनाथ बच्चों के लिए केसीआर का विचार बहुत अच्छा है, लेकिन वह सिर्फ उन्हें एक बार फिर याद दिलाने के लिए पत्र लिख रहे हैं। कल बीआरएस नेताओं के खिलाफ नकीरेकल विधायक चिरुमूर्ति लिंगैया की टिप्पणियों को लेकर सरूनगर कॉर्पोरेटर अकुला श्रीवानी आग बबूला हो गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने बीआरएस महिलाओं की टिप्पणी की निंदा की और इस पर जवाब मांगा। उन्होंने सरूनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। टीपीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है, सत्ता में आने पर वे किसान आयोग बनाएंगे। उन्होंने कहा, किसानों को स्वास्थ्य बीमा और 2 लाख की कर्ज माफी की जाएगी। कांग्रेस सत्ता में आए तो इंदिरम्मा आवास के अंतर्गत गरीबों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बीआरएस विधायक टी राजैया एक विवाद में फंस गए हैं। उनके घर गए विधायक ने हनमकोंडा जिले के धर्मसागर मंडल के जानकीपुरम सरपंच के नव्या से बात की, जिन्होंने सनसनीखेज आरोप लगाया। विधायक राजैया पिछले 2 साल से उनका यौन उत्पीड़न कर रहे थे। इस मौके पर नव्या दंपति से विधायक ने माफी मांगी। सरपंच नव्या ने कहा, बुराई की निंदा करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया, पार्टी में किसी के लिए भी मूल्य महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, विधायक राजैया के कारण ही वह सरपंच बन पाई है। वह कहती है, राजनीति में दमन और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। महिलाओं से अभद्र भाषा बोलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राजैया ने खुलासा किया, अगर उसने जाने अनजाने में कोई गलती की है तो वह माफी मांग रहे हैं। उन्होंने कहा वह पार्टी नेतृत्व के आदेश और नव्या के पति प्रवीण के बुलावे पर यहां आए हैं। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कई सुझाव दिए हैं और कहा है सभी को मिलकर काम करना चाहिए। विधायक राजैया ने कहा उन्हें परिणामों के लिए खेद है और जो भी उनके कारण भावनात्मक कष्ट सहे या पीड़ित हुए हैं उनसे माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा वह जब तक रहेंगे महिलाओं के स्वाभिमान के लिए काम करते रहेंगे। टीएसपीएससी पेपर लीक की घटना ने नई रोशनी डाली। पेपर लीक की जांच के दौरान हनी ट्रैप मामला सामने आया। पुलिस ने पुष्टि की पेपर लीक होने का कारण हैकिंग नहीं था। एक पुलिस जांच में पता चला एक युवती ने हनी ट्रैप में कर्मचारी को फंसा दिया। टीएसपीएससी का एक कर्मचारी पेपर लीक में शामिल रहा। पुलिस ने टीएसपीएससी के सचिव के पीए प्रवीण की पहचान इस मामले में मुख्य आरोपी के रूप में की है। पुलिस जांच में सामने आया एक युवती कुछ समय से प्रवीण के निकट संपर्क में रही और पेपर लीक का कारण बनी। युवती ने प्रवीण से पेपर देने को कहा था। इस पृष्ठभूमि में युवती अक्सर प्रवीण से मिलने कार्यालय आती थी। पुलिस को पता चला युवती के करीबी प्रवीण ने उसके लिए टाउन प्लानिंग का पेपर लीक किया। पुलिस ने पुष्टि की है पेपर लीक होने का कारण हैकिंग नहीं था। पुलिस ने सचिव पीए प्रवीण समेत 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। पुलिस का मानना है जांच में और भी कई बातें सामने आने की संभावना है।